हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और इस टॉपिक में हम लोग इससे पहले 4 पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हम लोग देख चुके हैं जो यूरोपीय शक्तियाँ थी वो भारत में कैसे कैसे आई थी। कि सबसे पहले हमने देखा था कि पुर्तगाली भारत में आए थे, उसके बाद डच व्यापारी आए थे, फिर अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था, फिर डैन व्यापारी, और उसके बाद सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। ठीक है, तो फ्रांसीसियों का आगमन तक हम देख चुके थे। आज हम देखेंगे कि भारत में फ्रांसीसी शक्ति समाप्त कैसे हुई और ये कैसे होती है। इस समय भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो है वो संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, और उस संघर्ष के विभिन्न कारण रहेंगे। एक तो भारत में क्या कारण रहते हैं, व्यापार में नियंत्रण करने के लिए भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष होता है, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे बेसिकली आए तो व्यापार करने के लिए ही थे। ठीक है, दूसरा, भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसको देख के यहाँ पे ये लोग लाभ उठाना चाह रहे थे, और इस क्रम में इन लोगों के बीच में आपस में कौन ज़्यादा लाभ उठाएगा, इसलिए भी संघर्ष होता है। उसके बाद भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश करने लगे थे अंग्रेज भी और फ्रांसीसी भी, और ये भारत को अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार की थी कि यहाँ पे आसान हो रहा था इनको लाभ। एक तो भारत से लाभ बहुत होता था, और ऊपर से भारत की राजनीतिक स्थिति भी जो थी ये आकर्षित कर रही थी एक तरीके से। उसके अलावा क्या है कि जो डुप्लेट जो फ्रांसीसी गवर्नर था, मैंने बताया था 1742 में ये गवर्नर बन के आएगा। तो इसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, इन महत्वाकांक्षाओं ने भी जो अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष था, इस संघर्ष को बढ़ावा दिया। और जब ये गवर्नर बन के आएगा उसके बाद फ्रांसीसियों की नीतियों में परिवर्तन आता है, और तब ये संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि कभी भी कोई भी संघर्ष होता है तो वो तभी होता है जब आपसी हितों का टकराव होता है, और यहाँ पे तो इतने सारे आपसी हितों का टकराव चल रहा है। व्यापार है, राजनीति है, साम्राज्य विस्तार है। तो इन सब वजहों से भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो है संघर्ष हो रहा था, और ये संघर्ष चलता है करीब करीब 20 वर्ष तक यहाँ पे। ठीक है, और इन संघर्ष में जो 3 मुख्य युद्ध होते हैं वो हैं 3 कार्नेटिक वॉर्स जिन्हें कहते हैं। ये लगभग 20 सालों तक चलेंगी। इसके बारे में हम आगे अब डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये कर्नाटक युद्ध लड़े गए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध। ये कब से कब तक के बीच में चला है भारत में, ये चला है 1746 से 1748 ईस्वी तक, 1746 टू 1748। अब ये युद्ध क्यों हुआ, देखिए इस युद्ध के होने का सबसे बड़ा कारण ये नहीं था कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष था। इस जो युद्ध है इसकी पृष्ठभूमि में जो मेन कारण था ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया में हो रहा उत्तराधिकार का युद्ध। अभी ऑस्ट्रिया कहाँ से आ गया, देखिए ऑस्ट्रिया जो है ये भी एक यूरोप की कंट्री है। अब यहाँ जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है तो इसमें एक पक्ष की तरफदारी रहती है ब्रिटेन की, यानी कि इंग्लैंड की, और दूसरे पक्ष की तरफदारी करता है फ्रांस। तो जब वहाँ पे इन दोनों देशों के बीच में संघर्ष चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, तो उसी वजह से भारत में जो संघर्ष होता है, आंग्ल फ्रांस संघर्ष जो है, पहला कर्नाटक युद्ध, इसी वजह से होता है। अब ये तो था कि वहाँ क्योंकि मनमुटाव चल रहा है तो दोनों देशों के लोग एक दूसरे को नापसंद कर रहे हैं। अब भारत में क्या होता है कि भारत में जो एक तात्कालिक कारण था, कैप्टन बर्नेट एक अंग्रेज अधिकारी थे। ये क्या करते हैं, कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कर लेते हैं कब्जा। ठीक है, तो जब ये कब्जा कर लेते हैं उसके बाद यहाँ संघर्ष शुरू होता है। इसमें भी क्या होता है कि इस समय जो पौंडीचेरी था, पौंडीचेरी का गवर्नर था डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर, और मद्रास का गवर्नर था मोर्स। मद्रास जो था इस समय अंग्रेजों के कब्जे में था, और यहाँ का जो गवर्नर था वो था मोर्स। ठीक है, अब जो डुप्ले होता है ये युद्ध नहीं चाहता है। डुप्ले नहीं चाहता कि युद्ध हो, चाहता है कि शांति से ये सब बात जो है वो सुलझ जाए। और तो इसलिए वो क्या करता है, सबसे पहले तो जो कर्नाटक का नवाब होता है, कर्नाटक का जो नवाब होता है उसके पास जाता है, उससे हेल्प मांगता है कि इस मतलब युद्ध ना होने दिया जाए और हमें हमारे जहाज़ वापस लौटा दिए जाए। उसके अलावा जो मद्रास का गवर्नर है मोर्स,
उससे भी मिलता है, लेकिन इसकी शांति की जो कोशिशें होती हैं वो सारी कोशिशें हो जाती हैं नाकाम। और उसके बाद होता है युद्ध। अब इसमें भी क्या है कि जो सरकारें थी, मतलब जो ब्रिटेन की सरकार थी और जो फ्रांस की सरकार थी, वो भी ये युद्ध नहीं चाहती थी, लेकिन उन लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध भी और डुप्ले की इच्छा के विरुद्ध भी ये संघर्ष होगा। अब इसमें क्या होता है, जब डुप्ले देखता है कि नहीं मान रहे हैं ये लोग, तो जो मॉरिशस का गवर्नर होता है, गवर्नर ला बुरदाने, ये भी जो है ये फ्रांसीसी गवर्नर है। मॉरिशस पे फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो जो डुप्ले क्या करता है कि इसकी सहायता से मद्रास पर कब्जा कर लेता है। मद्रास अंग्रेज़ों के नियंत्रण में होता है, जहाँ का गवर्नर मोर्स होता है। मोर्स आत्मसमर्पण कर देता है और मद्रास जो होता है वो फ्रांसीसियों के कब्जे में आ जाता है। लेकिन इस समय क्या होता है, जो डुप्ले होता है उसके और मॉरिशस के गवर्नर ला बुरदाने के बीच में कुछ मतभेद हो जाते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, और ला बुरदाने रिश्वत लेकर, अंग्रेज़ों से रिश्वत लेकर लगभग 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेता है और मद्रास वापस कर देता है। मद्रास जो है वापस अंग्रेज़ों को दे देता है। लेकिन क्योंकि डुप्ले एक खुद ही कुशल सेनापति था, तो वो दोबारा से मद्रास जीत लेता है और मद्रास को अपने कब्जे में कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ से डुप्ले की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं और डुप्ले की इच्छा होती है कि फोर्ट सेंट डेविस को जीत ले, लेकिन वो असफल हो जाता है। डुप्ले फोर्ट सेंट डेविस को नहीं जीत पाता है, लेकिन मद्रास को अपने कब्जे में कर लेता है। इसके बाद क्या होता है कि जो अंग्रेजी सेना थी या जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो जाते हैं कर्नाटक के नवाब के पास और उससे मांगते हैं मदद। और जो कर्नाटक का नवाब है, उस समय कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। ठीक है, तो ये जो नवाब है ये डुप्ले के पास मतलब ये डुप्ले को बुलाता है, डुप्ले को बोलता है कि मद्रास वापस कर दो, और डुप्ले मान जाता है। लेकिन जो अनवरुद्दीन है, इसे डाउट रहता है डुप्ले के ऊपर कि ये नहीं वापस करेगा, और ये कर देता है फ्रांसीसियों पर हमला। और ये जो हमला होता है, जो आक्रमण होता है, इसका नाम था सेंट थोमे का युद्ध। ठीक है, ये युद्ध होता है 1748 में, 1748 ईस्वी में जो है, 48 ईस्वी में सेंट थोमे का युद्ध होता है। और ये युद्ध लड़ा जाता है फ्रांसीसी सेना के साथ, नवाब अनवरुद्दीन की सेना के साथ। इस समय जो नवाब का बेटा होता है महफूज खान, वो एक बड़ी सी सेना लेकर फ्रांसीसियों पर हमला कर देता है। फ्रांसीसियों के पास बहुत छोटी सेना रहती है, इनके कंपैरिजन में तो बहुत छोटी होती है वो सेना, लेकिन फिर भी फ्रांसीसी सेना जो है वो जीत जाएगी और नवाब अनवरुद्दीन की सेना हार जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सेना हार गई, तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि जो भारतीय सेनाएं हैं वो अभी कमज़ोर है। भारतीय राजाओं की जो कमज़ोरियाँ हैं वो सब उजागर हो जाती हैं। ठीक है, ये भी पता चलता है कि कुशलता की कमी है भारतीय सेनाओं में, अनुशासन की कमी है, तकनीक की कमी है, तभी इतनी छोटी सेना से भारतीय सैनिक हार गए। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या होता है, ये सब छोटा मोटा संघर्ष चल ही रहा होता है कि यूरोप में क्या होता है, एक संधि हो जाती है। एक्स ला शापेल है इस संधि का नाम। ये संधि 1748 ईस्वी में होती है। और इस संधि में क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था वहाँ यूरोप में, वो युद्ध समाप्त हो जाता है। जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है तो यानी कि वहाँ जो ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारें हैं उनके बीच में भी आपस में संघर्ष खत्म हो जाता है, और इसी वजह से भारत में भी उनको आपस में अपना संघर्ष जो है वो समाप्त करना पड़ता है। और इस संधि के तहत अंग्रेज़ों को मद्रास वापस मिल जाता है, और फ्रांस को क्या मिलता है, फ्रांस को मिलता है लुइसबर्ग। ठीक है, ये लुइसबर्ग कहाँ है, तो ये लुइसबर्ग है नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि अमेरिका में है ये। ठीक है, और ये मिलता है उनको। अब देखिए है क्या ना कि जिस समय का ये घटनाक्रम चल रहा है, उस समय केवल भारत में ही उपनिवेश बनाने की कोशिश नहीं की जा रही थी, क्योंकि उस समय सब जगह उपनिवेश बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो अमेरिका में भी उस समय फ्रांस में और ब्रिटेन में अमेरिका को लेकर लड़ाई चल रही थी। ठीक है, तो इसलिए वहाँ की लड़ाई में वहाँ फ्रांस को लुइसबर्ग मिलता है और अंग्रेज़ों को भारत का मद्रास मिलता है। देखिए जिस समय भारत गुलाम होता है, उस समय अमेरिका ठीक उसी समय आज़ाद होता है।
क्योंकि उससे पहले अमेरिका भी 200 सालों तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है और उसके आज़ाद होने के बाद भारत जो है वहाँ ब्रिटेन का उपनिवेश बनता है। ठीक है, अब देखिए पहला कर्नाटक युद्ध तो हो गया, अब चलते हैं दूसरे कर्नाटक युद्ध के बाद। जब पहला कर्नाटक युद्ध हो जाएगा उसके बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध की जो तारीख है वो है 1749 से 1754, 1749 से 1754 ईस्वी तक। ठीक है, जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ उस युद्ध में तो कारण थे विदेशी कारण थे, यूरोपीय कारण था उसमें कि वहीं आपस में उनका झगड़ा चल रहा था और उसी का जो ये विस्तार था यहाँ हुआ। लेकिन जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है, इस कर्नाटक युद्ध का कारण जो था वो पूर्णतः भारतीय था, ये ध्यान रखिएगा। और ये कर्नाटक युद्ध थोड़ा सा जो है ट्रिकी भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम आएंगे, बहुत सारे लड़ाइयाँ होंगी, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम साइंटिफिक वे में मैं बताऊँगी। ठीक है, वैसे ही मैंने बनाया है तो एकदम ध्यान से देखिएगा इसको। इसके देखिए दो कारण थे। पहला कारण था एक तो हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है और दूसरा कर्नाटक में सत्ता का संघर्ष होता है। ठीक है, हैदराबाद में उत्तराधिकार युद्ध जो होता है वो किस किस के बीच में होता है, तो एक तो होता है मुजफ्फर जंग और दूसरा नासिर जंग, ये दोनों हैं भाई। होता क्या है कि 1748 में 1748 ईस्वी में हैदराबाद का जो निजाम होता है उसकी हो जाती है मृत्यु। अब निजाम की मृत्यु हो गई, ये दो हैं उसके पुत्र, इनके बीच में होता है सत्ता का संघर्ष और इस संघर्ष में बाद में मुजफ्फर जंग की सहायता करेगा डुप्ले और नासिर जंग की सहायता करते हैं अंग्रेज, यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप यूरोपियों ने करना शुरू कर दिया है। दूसरा जो है वो होता है कर्नाटक में सत्ता का संघर्ष। कर्नाटक में सत्ता का संघर्ष किसके बीच में होता है, एक तो जो कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, जिनके बारे में मैंने अभी पहले ही बताया था, जिसकी फ्रांसीसियों से सेंट थोमे की लड़ाई भी हुई थी। ठीक है, और दूसरे तरफ होते हैं चंदा साहब। अभी चंदा साहब कौन है, तो कर्नाटक का जो एक पहले नवाब होता है दोस्त अली। ठीक है, ये सिर्फ कहानी है, इसको एकदम ऐसे ही सुनिएगा तो आप लोग को याद रहेगा। देखिए कर्नाटक का जो नवाब होता है, एक पुराना नवाब होता है इससे पहले दोस्त अली, ये उसका होता है दामाद। ठीक है, तो इनके बीच में जो होता है वो होता है सत्ता का संघर्ष शुरू। और अब देखिए इन्हीं के चक्कर में, अब क्योंकि इसमें यूरोपीय शक्तियाँ आपस में खुल के हस्तक्षेप करती हैं और यहीं से फिर क्या कहते हैं यूरोपीय शक्तियों का जो टकराव है वो शुरू हो जाता है। और क्योंकि डुप्ले सहायता करता है, तो जो डुप्ले, जब मैंने सहायक संधि बताई थी तो बताया था डुप्ले जनक है, तो डुप्ले जनक ऐसे ही है। देखिए यहाँ पे मुजफ्फर जंग को सहायता का वचन देता है, यहाँ पे चंदा साहब की सहायता भी डुप्ले करता है। ठीक है, तो इनकी सहायता का वचन देता है, इनसे धन लेता है, मतलब यही सहायक संधि थी। अब इसी क्रम में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले 1749 में अंबूर का युद्ध होता है। वेल्लोर के निकट एक जगह है अंबूर, वहाँ पे युद्ध होता है। इस युद्ध में मुजफ्फर जंग और चंदा साहब और डुप्ले, इनकी जो संयुक्त सेना है, ये सेना लड़ती है किसे, नवाब अनवरुद्दीन से। ये कर्नाटक के लिए हो रहा है। ठीक है, अभी ये जो लड़ाई अंबूर की लड़ाई चल रही है ये कर्नाटक के लिए चल रही है कि कर्नाटक की सत्ता किसको दिलाने के लिए, चंदा साहब को दिलाने के लिए। तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले, इनकी संयुक्त सेना क्या करेगी, नवाब अनवरुद्दीन पे हमला कर देगी। और इस क्रम में क्या होगा कि नवाब अनवरुद्दीन जो है वो मारा जाता है, वो मारा गया और कर्नाटक पे अधिकार हो जाता है किसका, चंदा साहब का। अब चंदा साहब क्या करते हैं, कर्नाटक पे अधिकार होने के बाद अर्काट को या एरकॉट जो है उसे अपनी राजधानी बनाएंगे और फिर अपना शासन करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद डुप्ले को और फ्रांसीसियों को एक बड़ा क्षेत्र दे देते हैं उपहार स्वरूप। ठीक है, अब होगा क्या, अब अभी तक अंग्रेज इसमें एंट्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब कर्नाटक पे चंदा साहब का अधिकार हो गया है और फ्रांसीसियों का प्रभाव बढ़ रहा है, तब अंग्रेजों को लगता है कि उन्हें भी राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहिए।
तो अंग्रेज़ क्या करते हैं कि जो हैदराबाद की जंग हो रही थी उसमें अंग्रेज़ निजाम के पद के लिए नासिर जंग का पक्ष ले लेते हैं, ठीक है। और नासिर जंग की मदद का ये लोग करते हैं फैसला, ताकि फ्रांसीसियों का जो प्रभाव है उसे थोड़ा कम किया जा सके। तो इस क्रम में क्या होगा कि जिंजी के किनारे युद्ध होता है अंग्रेज़ों का और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना का। ये वही संयुक्त सेना है। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले मतलब जो फ्रांसीसी हैं, इनकी जो संयुक्त सेना है उसकी लड़ाई होती है अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ यहाँ पे इन्हें हरा देते हैं, पराजित कर देते हैं। अब होता क्या है कि देखिए, अब अंग्रेज़ों ने इन्हें पराजित कर दिया, इसका मतलब अब निज़ाम कौन बनेगा? अब नासिर जंग बनेगा। लेकिन इससे पहले कि नासिर जंग निज़ाम बनता, डुप्ले अपनी कूटनीति से, अपनी चालबाजी से नासिर जंग की सेना में विद्रोह करवा देता है। और जब नासिर जंग की सेना में विद्रोह होता है तो नासिर जंग मारा जाता है। और जैसे ही नासिर जंग मारा जाता है तो डुप्ले मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निज़ाम घोषित कर देता है। और मुजफ्फर जंग को जब पौंडीचेरी से ले जाया जा रहा था, इसे बुस्सी, एक और अधिकारी है बुस्सी, ये भी एक फ्रांसीसी अधिकारी, जब इसे ले जाया जा रहा था बुस्सी के द्वारा, तो वहाँ पे मुजफ्फर जंग की जो है ये देखिए हत्या हो जाती है, और इसकी हत्या कर देते हैं कुछ पठान जो हैं, वो मुजफ्फर जंग की भी हत्या कर देते हैं। मतलब अंग्रेज जीते, नासिर जंग को निज़ाम बनाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले वो निज़ाम बनता, सेना ने विद्रोह कर दिया, नासिर जंग मारा गया। तो डुप्ले ने उसका जो अपोजिट पार्टी थी मुजफ्फर जंग, उसको निज़ाम घोषित कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो गद्दी पे बैठे उसकी भी हत्या हो जाती है। तो यहाँ पे बुस्सी क्या करता है, ये बहुत दिमाग लगाता है और इसके भाई को, एक और भाई था सलावत जंग, इसे निज़ाम घोषित कर देता है। निज़ाम घोषित कर देता है, उसके बाद सलावत जंग से फ्रांसीसियों को बहुत सारा उपहार मिलता है। इसके बाद क्या होता है, देखिए ये जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है ये थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि इसमें जो ये लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं थोड़ी सी ट्रिकी हैं। मतलब अभी तो कभी हैदराबाद की लड़ाई, फिर कर्नाटक की लड़ाई, फिर हैदराबाद, फिर कर्नाटक। तो देखिए जो हैदराबाद का निज़ाम था वो तो ये सलावत जंग को बना दिया गया। इसके बाद क्या होता है कि जो कर्नाटक का युद्ध चल रहा था जिसमें अनवरुद्दीन मारा गया था, अनवरुद्दीन के मारे जाने के बाद चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। लेकिन अंग्रेज चाहते हैं कि नवाब मोहम्मद अली बने। अभी मोहम्मद अली कौन है? तो मोहम्मद अली जो है ये अनवरुद्दीन जो था उसका पुत्र था, ठीक है। और क्या होता है कि जब अंबूर की लड़ाई होती है तो अंबूर की लड़ाई के बाद अनवरुद्दीन तो मारा जाता है, लेकिन जो मोहम्मद अली है ये भाग जाता है, और ये भाग के डेरा डाल लेता है अपना, कहाँ? तृष्णापल्ली के एक दुर्ग में, ठीक है। ये यहाँ डाल लेता है डेरा, भाग के यहीं छुप जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि तृष्णापल्ली पे होता है चंदा साहब का घेरा। जो चंदा साहब है उन्होंने तृष्णापल्ली पे घेरा डाला था। अब चंदा साहब को वहाँ से जब हटाया जाएगा उसके बाद ही अंग्रेज मोहम्मद अली को ला सकते थे, और उसको लाने के लिए चंदा साहब का घेरा हटाना ज़रूरी था। तो इस समय क्या होता है कि इस समय जो लॉर्ड क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव है, उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो था वो कोई गवर्नर जनरल कुछ नहीं था। उस समय सिर्फ एक छोटा सा सैनिक था या क्लर्क था वहाँ का। तो वो सलाह देता है कि अर्काट पे घेरा डाला जाए। और अर्काट जो है, अर्काट चंदा साहब की राजधानी थी। तो जब चंदा साहब की राजधानी पे घेरा डाल दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, तो चंदा साहब पे दबाव बढ़ जाता है वहाँ से हटने का, और चंदा साहब वहाँ से हटते हैं। उसके बाद तृष्णापल्ली पे अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है, और फिर चंदा साहब भाग जाते हैं, और उसके बाद कुछ टाइम में चंदा साहब को मार दिया जाता है। चंदा साहब की हो जाती है मृत्यु, और फाइनली जो है मोहम्मद अली को नवाब बना दिया जाता है कर्नाटक का, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये है कर्नाटक का दूसरा युद्ध। इसके बाद क्या होगा, ये तो था नवाब बनने की कहानी। इसके बाद क्या है कि जो फ्रांसीसी सरकार है वो डुप्ले को वापस बुला लेती है। फ्रांसीसी सरकार डुप्ले को वापस बुलाती है 1754 में। क्यों बुला लेती है? क्योंकि ये जो इतने सारे संघर्ष चल रहे थे और जो डुप्ले की नीतियाँ थी उससे फ्रांसीसी सरकार थोड़ा परेशान थी। वो नहीं चाह रही थी कि संघर्ष और आगे बढ़े,
तो वो डुप्ले को वापस बुला लेती है और एक नया गवर्नर बना के भेज देती है, किसे, गोडेहू को। ठीक है, अब ये जो गोडेहू था, जैसे डुप्ले था, डुप्ले बहुत दूरदर्शी, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, लेकिन जो गोडेहू था ये उतना टैलेंटेड नहीं था, ये उतना विजनरी भी नहीं था, इसका उतना अच्छा दृष्टिकोण भी नहीं था। तो ये यहाँ आके सब समझौते का प्रयास करता है, अंग्रेजों के साथ समझौते का प्रयास करता है, और उसी कोशिश में फिर फाइनली होती है पौंडीचेरी की संधि। ये होती है 1755 ईस्वी में। इस संधि के तहत क्या होगा, युद्ध विराम हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के विजित प्रदेशों को लौटा देंगे। और इस संधि के बाद क्या होता है कि जो डुप्ले का जितना भी किया कराया था, जितना भी डुप्ले ने और इससे पहले ड्यूमा थे या जिन लोगों ने भी फ्रांसीसी साम्राज्य को बढ़ाया था, उस सब के किए कराए पर पानी फिर जाता है। और यहीं से समझ लीजिए कि फ्रांसीसी शक्ति का अंत होना शुरू हो गया, क्योंकि आगे का आने वाले किसी में भी दूरदर्शिता की बहुत कमी रहती है। ठीक है, अब 2 कर्नाटक युद्ध हो गए, अब हमारा आता है तीसरा कर्नाटक का युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, ये कब से कब तक होगा, ये होता है 1758 से 63, 1763 तक। अब इसमें क्या होता है, देखिए पौंडीचेरी की संधि जो होती है वो बड़ी अस्थाई सी संधि होती है, क्योंकि उस संधि के होने के तुरंत बाद ही यूरोप में फिर से युद्ध शुरू हो जाता है, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध है तो नाम से ही पता चल रहा है कि 7 सालों तक ये चला होगा। अब ये युद्ध किसके बीच में होता है, ये युद्ध जो होता है ये हो रहा होता है, जो शुरुआत होती है, वैसे तो इस समय फिर ये एक वैश्विक युद्ध बन जाता है, लेकिन शुरू ये होता है ऑस्ट्रिया और प्रशा के साथ। ऑस्ट्रिया तो मैंने आपको बताया था, यूरोप का एक देश था, जिसकी वजह से भारत में पहला कर्नाटक युद्ध भी हुआ था, क्योंकि वहाँ का उत्तराधिकार युद्ध हो रहा था। दूसरा ये प्रशा, तो देखिए प्रशा कौन सी कंट्री, तो प्रशा जो है ये है जर्मनी। जर्मनी का पुराना नाम है, पुराना नाम मतलब जर्मनी का एकीकरण होने से पहले जब जर्मनी कुछ भागों में बटा था, तो जो उसका एक मेन लैंड था वो प्रशा था। तो जब हम विश्व इतिहास पढ़ेंगे, जब हम जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे, तब इसका जिक्र आएगा। तो अभी देखिए, अब वहाँ क्या होगा, ऑस्ट्रिया का साथ देता है फ्रांस, और प्रशा यानी कि जर्मनी के साथ देगा इंग्लैंड। तो अब वापस से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो है वो पावर टशल या जो आप शक्तियों का संघर्ष है वो शुरू हो जाता है। और उसी वजह से क्या होता है, भारत में भी युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यहाँ भी ऐसा ही माहौल तैयार हो जाता है युद्ध का। ये जो सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है, ये शुरू होता है 1756 में। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, जब युद्ध की स्थिति शुरू हो गई तो जो फ्रांसीसी सरकार थी, फ्रांसीसी सरकार काउंट डी लाली को, ये काउंट डी लाली को भारत भेजती है, इसको सारे अधिकार देती है, युद्ध करने की परमिशन देती है, और जितने भी सैनिक अधिकार होते हैं वो देती है, एक बहुत बड़ी विशाल सेना देती है, ताकि भारत में युद्ध करे अंग्रेजों के साथ। और लाली जो है उसके बाद आके फोर्ट सेंट डेविड पे अधिकार कर लेता है। देखिए लाली, जो काउंट डी लाली था, उसे भारत में आने में थोड़ा देर हो गई, क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों ने 1757 में बंगाल पे विजय हासिल कर ली थी। प्लासी की लड़ाई हो चुकी थी 1757 में, और बंगाल जो था, बंगाल पे जो आधिपत्य करने का जो क्रम शुरू हो गया था वो अंग्रेजों का हो चुका था, और लाली उसके 1 साल बाद भारत में आता है। ठीक है, तो वैसे ही अंग्रेजों की शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे फोर्ट सेंट डेविड पे अधिकार करता है लाली, लेकिन तंजावुर पे भी घेरा डालने की कोशिश करता है, लेकिन ये हो नहीं पाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि वॉन्डिवॉश का ये फाइनल लड़ाई है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, और इस लड़ाई के बाद फ्रांसीसियों का भारत से समापन हो जाएगा। जो इनका जितनी भी शक्ति बढ़ी हुई थी सब कुछ खत्म हो जाएगी। ये युद्ध होता है वॉन्डिवॉश नाम की एक जगह पे 1760 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसके बारे में एग्ज़ाम में बहुत डायरेक्टली पूछता है, इसको अच्छे से देख लेना। और ये युद्ध होता है किसके बीच में, फ्रांसीसी नेतृत्व यहाँ पे करता है कौन, लाली, और अंग्रेजों का नेतृत्व करते हैं सर आयरकूट। इनके बीच में युद्ध होगा, और यहाँ पे लाली जो है वो पराजित हो जाएगा। जो बुस्सी था
उसको कैद कर लिया जाता है या उसको पकड़ लिया जाता है, ठीक है। और इस वॉन्डिवॉश की लड़ाई के बाद फ्रांसीसियों का भारत में हो जाता है समापन। अब होता क्या है, वहाँ सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है, तो जब तक वहाँ युद्ध चलेगा तब तक भारत में कई छोटी मोटी लड़ाइयाँ, संघर्ष, कभी कोई जीतेगा कभी कोई जीतेगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होती रहती है। लेकिन 1763 ईस्वी में जब वहाँ पेरिस की संधि हो जाएगी यूरोप में और वहाँ का जो सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होगा, तो भारत में भी युद्ध समाप्त हो जाएगा। और उस संधि के तहत क्या होता है कि फ्रांसीसियों को भारत में जो भी उनके प्रदेश, जैसे चंद्रगिरी है, पौंडीचेरी है, जो भी प्रदेश छीने होते हैं अंग्रेज़ों ने, वो सब वापस लौटा दिए जाते हैं। लेकिन उसको लौटाने के साथ एक शर्त भी होती है, कंडीशन। वो कंडीशन ये होती है कि अब फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार करेंगे, सेना नहीं रखेंगे और कोई किलेबंदी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद से जो फ्रांसीसी शक्ति है उसका भारत में समापन हो गया। वो केवल व्यापार तक सीमित रह जाएगी, व्यापार तक सीमित रहेगी और अंग्रेज़ों को जो है वो एक छत्र राज करने का अवसर प्रदान हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है ना, जो फ्रांसीसियों की असफलता थी उसका मुख्य कारणों में एक कारण तो ये था कि फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। ऊपर से जो अंग्रेज थे वो आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम थे। फ्रांस कई देशों के साथ युद्ध भी कर रहा था। जब अंग्रेज़ों ने बंगाल में विजय कर ली तो उनकी शक्ति भारत में और मजबूत होने लगी। उसके अलावा अंग्रेज़ों की जो नौसेना थी वो फ्रांसीसी नौसेना के मुकाबले कहीं अधिक शक्तिशाली थी। फिर डुप्ले की वापसी हो जाती है। उसके बाद जो बुस्सी और लाली और ये सब होते हैं, ये सब फ्रांसीसी सत्ता को भारत में अच्छे से नहीं संभाल पाते हैं और इन वजहों से फ्रांसीसियों का भी भारत से जो है वो गमन हो गया, आगमन के बाद गमन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है समाप्त। ये टॉपिक पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। ये टॉपिक 5 पार्ट्स में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहीं भी एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम पेपर उठा के देख लीजिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे गलत भी करके आते हैं क्योंकि वो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं ये सोच के कि थोड़ा सा टफ है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लीड मिलेगी। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना और जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी उन वीडियोस को ज़रूर जाके देख लें, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट है। और देखिए हमारे, अगर इसका PDF किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप हमसे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं और हमें यूट्यूब पे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।